हेलो माय डियर बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम राहुल विश्वकर्मा। वजह लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारी मस्ती करी थी। किसके साथ में मस्ती करी थी सर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ में मस्ती करी थी। सर हमने किसके साथ में मस्ती करी थी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ में मस्ती करी थी। कहीं नहीं करी? हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ में बहुत सारी मस्ती करी। तो बच्चों लास्ट में जाते जाते मैंने कुछ थोड़ी सी बातें, प्यार की बातें करी थी। किसके साथ में? एक स्पेयर के साथ में प्यार की बात करी। किसके साथ में प्यार की बात करी थी मैंने? एक स्पेयर के साथ में प्यार की बात करी। क्या बात की मैंने उससे कहा, मुझे तुमसे प्यार कितना तुम नहीं जानते। सॉरी गाँव बेच चुका हूँ। ठीक है, मान लो एक छोटा सा स्पेयर लेके आया, लाइक अ फुटबॉल। बीच में मैंने एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चार्ज रख दिया। इसमें क्यों है भाई? ये कौन सा चार्ज है भाई? ये क्यों चार्ज है? बहुत बढ़िया। साथ में मैंने क्या बोला कि कितना निकलने वाला फ्लक्स है कैलकुलेट कर। मैंने क्या बोला, इस अंदर वाले चार्ज से टोटल निकलने वाला फ्लक्स कितना फ्लक्स निकल रहा है वो कैलकुलेट करो। तो क्या आपने कैलकुलेट किया उसे? बड़े प्यार से कैलकुलेट किया? हाँ सर जरूर किया हमने। किया नहीं किया? हाँ किया तो था। तो जो टोटल फ्लक्स था उसको आपने कैलकुलेट किया। याद कर, तूने यहाँ पर कोई एक छोटा सा एरिया का छोटा सा टुकड़ा लिया एरिया। तूने देखा कि इस स्पेयर की रेडियस स्मॉल कैपिटल आर, इस कैपिटल आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तेरा इधर लग रहा था। याद है? कुछ याद आ रहा है? जस्ट प्रीवियस लेक्चर, जस्ट प्रीवियस की बात कर रहा हूँ, उसमें ऐसा कुछ किया। हाँ ये तो बात सही है सर, आपकी बहुत समझदार हो रहा है सर। धीरे इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक ई का डायरेक्ट फॉर्मूला बोल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखा था। हाँ क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखा था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने तुमसे पूछा था नेट फ्लक्स का फॉर्मूला फाई नेट, तो तुमने लिखा था ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन लिखा था। याद है? हाँ ये भी लिखा था। ई तेरा कांस्टेंट था, तुमने उसे बाहर लिया। याद कर, जल्दी कर फास्ट डिवाइड चल रहा है। हाँ ये सब कुछ किया था सर। ई की जगह तेने क्यू अपॉन आर स्क्वायर रखा था। याद है? हाँ कुछ तो याद आया। जस्ट प्रीवियस लेक्चर वीडियो का सबसे लास्ट एंडिंग क्वेश्चन था क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये डीए क्या दे रहा था आपको? डीए का इंटीग्रेशन क्या दे रहा था? पूरे स्पेयर का एरिया। डीए का इंटीग्रेशन क्या दे रहा था आपको? एरिया का, सॉरी स्पेयर का कंप्लीट एरिया दे रहा था। क्या दे रहा था आपको? एरिया ओ होल स्पेयर। दे रहा नहीं दे रहा? हाँ दे तो रहा था यार। दे रहा था दे रहा था बेटा, दे रहा था। एरिया का होल स्पेयर गिवन इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से। एरिया का स्क्वायर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दो। क्यों? नेट फ्लक्स कितना आया था यार? वापस से उसी डेरिवेशन का रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए के की जगह रखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह क्यू, साथ में ये आर स्क्वायर है ही सही। एरिया की जगह तूने रखा 4 पाई आर स्क्वायर। पता था? यस। 4 पाई से 4 पाई कट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट, तो फाइनल आंसर आया थे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन। लास्ट में जाते जाते बच्चों मैंने आपको इसके साथ में कुछ धोखाधड़ी कर रहा था। इसकी असलियत दिखाई। इसकी असलियत क्या थी कि मैंने आपको बोला था कि ये क्या है? गॉस लॉ। ये क्या है? गॉस लॉ। तो कुल मिला के गॉस लॉ का मतलब क्या है? सुन, अब बात को समझते हैं। गॉस लॉ हम खुद अपनी स्टाइल से पढ़ेंगे भैया। ये क्या है? पूरी एक क्लोज सरफेस है। ये नहीं, ये क्या लिया था मैंने? एक स्फेयर लिया। क्या लिया मैंने? ये एक स्फेयर लिया। इसको, इस शेप को क्या नाम दूं? स्फेयर नाम दिया। ये स्फेयर क्या है? 3D सरफेस है कि नहीं है? 3D सरफेस है। 3D सरफेस है। और आपको मैंने पहले भी बताया है और आप भी बता रहा हूँ कि 3D सरफेस इज नोन एज क्लोज्ड सरफेस। बोल हाँ या ना? कुछ तो याद है सर मुझे। तो 3D सरफेस क्या है? क्लोज्ड सरफेस। यानी ये स्फेयर क्या है? क्लोज्ड सरफेस है। बोल हाँ या ना? अरे यार नाराज नहीं होने का, मैंने बताया है यार। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिए बड़े से झूठ बोल रहा हूँ तुम। अगर मैं झूठ बोलूँ तो आपका नेट स्लो हो जाए। ठीक है? क्लोज्ड सरफेस। हाँ ये तो बात है।
और ये जो टोटल फ्लक्स है ये किससे निकल रहा है? क्लोज्ड सरफेस से निकल रहा है। ये जो टोटल फाई नेट निकल रहा है ये किससे निकल रहा है? क्लोज्ड सरफेस से निकल रहा है। बहुत बढ़िया, क्लोज्ड सरफेस से निकल रहा है। तो गाउस भाई साहब ने बोला क्या? गाउस भाई साहब ने न्यूटन भाई साहब के कान में आके बोला कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स कैसे गिवन होगा? उसके एनक्लोज्ड चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल। देखो उसके एनक्लोज्ड चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो की फॉर्म में गिवन होगा। सो आज का टॉपिक है हमारा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा आया एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है गॉस लॉ। टॉपिक का नाम गॉस लॉ। कैसे? सुन बात को, सुन रहा है ना तू। गॉस लॉ ने क्या बोला कि उसने बोला, उसने मेरे कान में आके एक बात बोली। क्या बोली? कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अच्छा अभी तक तो लॉ आपको कंफर्म समझ में आ गया होगा। ये क्या है? ग्रेविटेशन। ये क्या है? ठीक है, तो अब इसको पढ़ गया आपको अच्छे से बताओगे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पासिंग नेट फ्लक्स, पासिंग नेट फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस। ये पूरी क्या है? क्लोज्ड सरफेस। सो फ्रॉम, देख ले, फील लेके डेफिनेशन बना दे। काफी लोग क्या करते हैं कि पहले लोड पर बहुत लोग स्टेटमेंट बताएंगे आपको, उसके बाद फील दिलाएंगे, लेकिन अपन ने पहले फील लिया फिर स्टेटमेंट लिखे। तो फील लेने के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया गाउस लॉ क्या कहना चाह रहा है। तो पासिंग नेट फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस, फ्रॉम एनी क्लोज्ड टू क्लोजर ले लो ये, एनी क्लोज्ड सरफेस। अच्छा बच्चों, गाउस लॉ क्या है? मतलब पब्लिसिटी का बहुत पागल था, पब्लिसिटी का बहुत पागल आदमी था। तो उसने क्या बोला कि क्लोज सरफेस मत बोलो। क्या मत बोलो? इस सरफेस को क्लोज सरफेस मत बोलो। हमने बोला फिर क्या बोलेंगे इसको? बसंती भाई? भाई आपने बोला कि इसको क्लोज सरफेस मत बोलो, क्या बोले? बसंती भाई? नहीं, उसने बोला इसको बसंती भाई भी मत बोलो, इसे बोलो गॉसियन सरफेस। ओ माय गॉड, खुद के नाम पे देखो, काफी आदमी खुद के नाम पे सरफेस का नाम देखो। तो क्लोज सरफेस, इसको क्लोज सरफेस को क्या बोलोगे? गॉसियन सरफेस। यानी कि जहां जहां जिस सरफेस पर गॉस लॉ अप्लाई हो रहा है उस सरफेस को क्या बोलोगे? गॉसियन सरफेस बोल। कोई दिक्कत नहीं है। सो एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times of enclosed charge Q, enclosed charge Q। अरे भाई इसको कैसे लिख ले? 1 upon epsilon naught into Q enclosed। एनक्लोज्ड चार्ज का मतलब क्या है कि ये जो चार्ज Q है ये इस पूरी सरफेस के कहाँ होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। बाहर होगा तो हम गॉस लॉ नहीं अप्लाई करेंगे, उसके लिए कुछ और केस करेंगे, लेकिन गॉस लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। उसके लिए फिर थोड़ा मरोड़ी करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। बट उसको इस तरीके से लिख नहीं सकते। सो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा होता है कि अगर किसी क्लोज सरफेस में अंदर चुपचाप से कोई चार्ज बंद है, दरवाजा बंद कर दो, नहीं दरवाजा बंद नहीं करने का, क्या करना है कि अगर सेंटर पॉइंट पर यानी कि किसी स्पेयर के या किसी भी क्लोज सरफेस के बिल्कुल अंदर एक चार्ज बंद है, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना? उस चार्ज की वैल्यू के 1 upon epsilon naught टाइम्स इक्वल होता है। 1 upon epsilon naught टाइम्स इक्वल रहता है, यानी कि दोनों का यही है आपका गोल। चाहे आप डेरिवेशन दोबारा कर लो, चाहे आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। तो मैं अब इसको थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, रफ करने में बहुत ज्यादा आते हैं। तो
अगर मैं आपको कहूँ क्या मुद्दे की बात ये कि फाई नेट यानी कि निकलने वाला नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज। क्यू एनक्लोज का मतलब बंद चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। यानी कि अगर मैं इस तरीके से कोई स्पेल दे दूं, कोई क्यूब दे दूं, कोई फलाना दे दूं, कोई डी दे दूं, तो आपकी जो मर्जी वो ले लो, उसमें अंदर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो आंसर कितना है? डायरेक्ट नेट फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन। डायरेक्ट नेट फ्लक्स कितना लिखोगे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सॉल्व करने की कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो फिर आपको पूरा जैसे हमने स्पेयर के लिए निकाला वैसे कैलकुलेट करो, स्पेयर के लिए निकाला वैसे कैलकुलेट करो, तो आंसर वही है ना। इससे बेटा कि गोस्लो ने क्या इजी, गोस्लो पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी बेटा? गोस्लो ने क्या किया, डायरेक्ट हमारे पास में एक इजी क्वेश्चन डाला कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस, अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस के सेंटर पे आपने क्यू इनक्लोज या क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो उससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बात को गांठ बांध दो जैसे। चलो सुनो सर, नहीं मुझे स्पेयर नहीं चाहिए, मुझे सिलेंडर चाहिए। ले भाई सिलेंडर में तो पाँच ये क्या है? सिलेंडर है। सिलेंडर के बीच में एक चार्ज क्यू रख, इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कैलकुलेट कौन करेगा? जो बेवकूफ होगा वो कैलकुलेट करेगा। मैं तो गॉस लॉ को फॉलो करता हूँ, ठीक है। सो इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। खाता हटा सावन की घटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये क्या है? सिलेंडर की वजह। नहीं सिलेंडर में यार क्यूब तो क्या करेंगे? चलो फिर के बताओ। ये ले क्यूब ले, ये क्यूब, यहाँ बीच में कहीं पर तेरा चार्ज क्यू रखा हुआ, तो निकलने वाला नेट फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इस पूरे क्यूब में से कितना नेट फ्लक्स निकलेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन निकलेगा। अब जो बेवकूफ होगा वो क्या करेगा? वापस से वो E इंटू डी ए वाला फॉर्मूला लगाएगा, नेट फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेगा, सब अलग अलग फेसेस के लिए इसको अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करेगा, 1.5 पेज भरेगा, और 1.5 पेज भरने के बाद में आंसर क्या आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और स्मार्ट बच्चा यानी मेरी तरह का बच्चा क्या करेगा भैया? डायरेक्ट ही गॉस लॉ अप्लाई करेगा, लिखेगा ऊपर बाय गॉस लॉ, डायरेक्ट क्यू अपॉन एप्सिलॉन, खत्म। इसका और मर्डर करते हैं। चलो 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 चलो। अच्छा एक बात, यानी कि आपने एक बात नोटिस करी कि शेप चाहे कोई भी हो, शेप चाहे आप क्यूब लो, सिलेंडर लो, है ना, स्क्वायर लो, गॉस लॉ का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। गॉस लॉ का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा सर, जब साइज का फर्क पड़ेगा क्या? देखो अच्छा, पहले वाला जहां से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया ना, वहीं पर चलते हैं, है ना। आप मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया। बोले तो पहले में आर ले रहा था, अब जो रेडियस थी वो 2 हुआ। पहले में क्या कर रहा था? आर रेडियस का स्पेयर लिया, अब मैंने क्या किया? उस रेडियस को बढ़ा करके 2r रेडियस कर लिया। सर डायग्राम तो छोटा है, डायग्राम पे मत जाना है, ठीक है। यहाँ पर वापस से वही क्यू चार्ज रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब डेरिवेशन लास्ट की स्टेप में आएगा, फाई नेट इज इक्वल टू, वापस वही क्या है? ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? डी, ठीक है। ई के ए का फॉर्मूला बोलो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितनी है यहाँ पे? 2r है। आर कितनी है? 2r। तो आर के लिए क्या रखेगा? 2r का याद है? वहाँ पे क्या रखा था? के क्यू अपॉन आर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेंटर से सरफेस के बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है, कैपिटल आर थी, तो ये का यहाँ पे सेंटर से सरफेस के बीच की डिस्टेंस 2r है, तो 2r लग गया, खत्म। हटा सामान की घटा। चलो एरिया निकालो, 4 पाई आर। एरिया क्या होता है? 4 पाई इंटू रेडियस ऑफ स्पेयर। रेडियस ऑफ स्पेयर 2r टाइम्स है, ये 2r का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। वापस से देखिए सेम केस है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2r का 4r स्क्वायर बन गया इंटू 4 पाई। ये कितना बन गया भैया? 2r का होल स्क्वायर, वापस से 4r स्क्वायर बन गया। ये 4r स्क्वायर से 4r स्क्वायर कट, 4 पाई से 4 पाई कट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो नेट फ्लक्स वापस कितना आया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब जो बेवकूफ होगा, अब जो बेवकूफ था उसने पूरा शराब नहीं, उसने समझाने के लिए किया, मार दूंगा बोलिएगा किसी ने गलत बोला, ठीक है। तो बच्चों अब ये जब मैं इस पर सरफेस
2r कर दिया तो भी आंसर कितना है q अपन एप्सिलॉन। r की जगह r/2 ले लेता तो भी आंसर कितना आना q अपन एप्सिलॉन। तो मैं बार-बार इसको सोल्व करने थोड़ी बैठूंगा यार, मैं डायरेक्ट क्या लगाऊंगा गॉस लॉ लगाने के बाद मुझे सेंटर बस ये दिखाई दे रहा है q अपन एप्सिलॉन, तो डायरेक्ट q अपन एप्सिलॉन। q की जगह हां 2q रखा होता तो फिर ऐसा लिखता 2q अपन एप्सिलॉन। कहने का मतलब सेंटर पर जो चार्ज रखा हुआ है वो डिवाइडेड बाय परमिटिविटी, सेंटर पर जो चार्ज रखा हुआ है वो डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। तो इसे ऐसे लिख सकते हो चार्ज ऑन सेंटर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। खत्म। और अच्छे से समझ लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। जितना चार्ज सेंटर पे है वो रखो, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी करो, 18 की घटा, खत्म। अब परमिटिविटी की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, अगर गोली मारते नहीं अगर परमिटिविटी की वैल्यू पूछे, ठीक है। कॉपी करो इसको। ओके बच्चों गॉस लॉ जो है वो जो कि जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर कहीं पर भी क्लोज सरफेस बीच में चाहे डायरेक्ट आंसर लिखा बोले खड़ाखट मुंह से आंसर निकलना चाहिए क्यों अपॉन एप्सिलॉन है, बोल हाँ या ना। हाँ ये तो सही बात सही है आपकी, लेकिन हर जगह पर हमें मतलब इन रियलिटी अगर बात करें तो गॉस लॉ ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, गॉस लॉ ने कभी मना नहीं किया। गॉस लॉ आदमी बहुत बड़ा दिलदार था, उसने बोला कि आप चाहे जहां लगाओ गॉस लॉ आंसर यही आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। आप चाहे जहां लगाओ इसको आंसर कितना आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन कुछ सरफेसेस ऐसी थी जहां पर हम जो है इसको अप्लाई नहीं कर सकते, जहां पर हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अप्लाई कर सकते थे लेकिन उसकी कैलकुलेशंस इतनी इजी थी कि हम उसे सोल्व नहीं कर पाते। तो बेसिकली हमने क्या किया, कुछ उन सरफेसेस को हमने गॉस लॉ से रिमूव कर दिया, यानी कि हम उसे पढ़ते नहीं है। बाकी ऐसा नहीं कि वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उनकी कैलकुलेशन इतनी हार्ड हो जाती है जितना जो हम सोल्व बेसिकली नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं के लिए गॉस लॉ ने कुछ छोटी मोटी बात करी है, कुछ कंडीशंस बोले हैं। उन्होंने बोला कि कंडीशंस ऑफ गॉस लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि कहां कहां आप गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हो और कहां कहां आप गॉस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिखते हैं पहली कंडीशन। ओके बच्चों, तो फर्स्ट जो केस है, फर्स्ट है बच्चों काफी टाइम ये क्वेश्चन रहता है कि हम गॉस सरफेस को सेलेक्ट कैसे करें। काफी टाइम तक ये क्वेश्चन रहता है कि गॉस सरफेस को या किसी क्लोज सरफेस को जहां पर मुझे गॉस लॉ अप्लाई करना है उसे सेलेक्ट कैसे करें। तो सबसे बढ़िया बात है कि जो सरफेस आप सेलेक्ट कर रहे हो वो चार्ज के सिमेट्रिक होनी चाहिए, चार्ज के सिमेट्रिक होनी चाहिए। यानी कि पहली बात अगर मैं बात करूं आपसे तो सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करो या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, उसके क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। पहली बात तो कि चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक, जैसे अभी हमने क्या लिया इस पे इस पे लिया और यहाँ बिल्कुल सेंटर पे चार्ज है ना, सेंटर पे चार्ज रखा, इसका मतलब यहाँ से इस सेंटर के हर साइड से आप देखो ये क्या है, सिमेट्रिक, ये क्या है, सिमेट्रिक शेप से। दूसरी बात ये कि जो चार्ज है वो सरफेस के अंदर होना चाहिए, ना कि उसे क्रॉस करना हुआ, या फिर ऐसा बोलूं कि सरफेस मस्ट नॉट क्रॉस द चार्ज। अच्छा, इंग्लिश में अगर कोई गलती हो जाए तो आप संभाल लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मेरी इंग्लिश समझ नहीं आएगी, आपका लेवल कम है ना, इसलिए। ओह वाह सर, क्या मजाक करते हैं। मस्ट नॉट क्रॉस द चार्ज, इसका मतलब ये कि जो सरफेस है, जो चार्ज है वो चार्ज पाइथन में चार्ज
चार्ज हमेशा कहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए क्लोज, यानी कि चार्ज को लाओ और सरफेस के अंदर बंद कर देने का। ऐसा नहीं हो कभी कि जो सरफेस है वो चार्ज को क्रॉस करे। सपोज कौन है, ये कौन है, कौन है, ये कौन है, कौन है ना। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे चार्ज रख दूँ क्यों, यहाँ पे चार्ज रख दिया क्यों, अब बोलो भाई साहब क्या करो, तो क्या करना है, देख अगर आपने यहाँ चार्ज रख दिया तो ये गोस सरफेस नहीं हो सकती, यहाँ पर आप गोस को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे चार्ज क्या है, सरफेस के अंदर ना होके सरफेस को क्रॉस करना, लास्ट है नहीं। हाँ अगर ऐसा होता, ये बिल्कुल जो चार्ज है ये कहाँ होता, अंदर होता, तो आप गोस को अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस केस में क्या है, तो आप यहाँ पे चार्ज गोस को अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना होगा वो हम सीखेंगे। इसी तरीके से मान लो ये जो क्यूब था, ये जो क्यूब लिया था, हाँ क्यूब लिया था सर, ऐसे क्या बात कर रहे हो, है ना। अब ये जो क्यूब है, क्यूब के मिडल में अगर चार्ज रखा हुआ था तो आपने क्या बोला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स, ठीक है। अब इसी चार्ज को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, देख लो भाई, तो क्या इस पर गोस अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉर्नर पर रखा हुआ है, यानी कि क्रॉस द चार्ज। देख लो भाई, चार्ज की जैसे जैसे पोजीशन बदलती जा रही है उसकी वैल्यू खत्म होती है, तो जैसे जैसे पोजीशन बदलती है वैसे वैसे वैल्यू भी खत्म हो जाती है। बोले तो सारा खेल कुर्सी का है भाई साहब, किसका है, कुर्सी का। खैर कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं जाना। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, आड़ा दिशा ना हो। अगर सिमेट्रिक नहीं हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म केस चला जाएगा, वहां पर आप फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। दूसरी चीज, एंगल थीटा बिटवीन, अच्छा ये थीटा एंगल किसके बीच में होता है, फ्लक्स के केस में ए इंटू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है इज must be fixed और constant, यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों सर, अरे चेंज होगा तो हर जगह तेरी फ्लक्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी, और हर एक जगह अगर फ्लक्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी तो तू गोस को अप्लाई करेगा क्या, नहीं करेगा। इसलिए जो एंगल है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान देने हैं ताकि हम आराम से क्या कैलकुलेट कर सके बच्चों, हम आराम से गोस लॉ अप्लाई कर सकें। ओके बच्चों, अब थोड़ी सी बच्चे वाली बात कर लेते हैं, यानी कि गोस लॉ के इंट्रोडक्शन को मद्देनजर रखते हुए कुछ अच्छे से छोटे बच्चे क्वेश्चन करते हैं। लास्ट में मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छे बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके सर, तो पहला क्वेश्चन है, सुनो, अगर मैंने आपको बोला कि किसी सिलेंडर के बीच में अगर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है तो फ्लक्स बोल, नेट फ्लक्स बोल क्यू अपॉन एप्सिलॉन। हाँ ये तो बात है। अब मैं क्या करता हूँ कि सिलेंडर तो लिया मैंने, पक्का ये सिलेंडर लिया, ठीक है, इसकी लेंथ एल ली, है ना। मैंने क्या किया, कुछ तूफानी किया, क्या कि इसकी इस सरफेस पे, एक सरफेस दिखाई दे रही है आपको, इस सरफेस पे रख दिया मैंने क्यू चार्ज। कहाँ रख दिया, सरफेस पे क्यू चार्ज रख दिया। मैंने बोला कि इस सिलेंडर से निकलने वाला नेट फ्लक्स होगा, फाइंड नेट फ्लक्स ड्यू टू दिस सिलेंडर। लगाओ अपनी खोपड़ी और जरा वीडियो को पॉज करके जरा फ्लक्स कैलकुलेट करो तो। ओके बच्चों, वहाँ स्मॉल क्यू था, यहाँ कैपिटल क्यू, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वहाँ स्मॉल क्यू ले रहे थे, फॉर्मूला में यहाँ कैपिटल क्यू लिख दिया यार, चला, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा डायरेक्ट, अरे गाउस लॉ अप्लाई कर दो ना सर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, सही है। नहीं, क्यों, क्योंकि सर आपने तो बताया
ये जो क्यू चार्ज है बिल्कुल अंदर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? सेंटर में होना चाहिए। सेंटर में होना चाहिए, इसका मतलब इसके इधर भी सिमेट्रिसिटी हो, इधर भी सिमेट्रिसिटी हो, यहाँ पे सिमेट्रिसिटी हो, चार्ज के इस तरफ भी शेप में सिमेट्रिसिटी हो। लेकिन क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है। तो जो मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे, या तो मेरे पास दो ऑप्शन, क्या कि पूरी चीज कैलकुलेट करूँ, या तो मैं क्या करूँ पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कैलकुलेट करूँ, ए टू डी लगा दूँ, या फिर मैं अपना स्मार्ट टेक्निक इस्तेमाल करूँ। कैसे? मैंने क्या किया, इतनी ही साइज का एल लेंथ का सिलेंडर यहाँ पर इमेजिन किया। एल लेंथ का सिलेंडर इसके ऊपर भी इमेजिन कर देता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। देख यहाँ पे टिक 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 टिक। आया समझ में? अब जरा देख, क्या ये पूरा एक बड़ा सिलेंडर दिखाई दे रहा है जिसकी लेंथ कितनी है? अच्छा, ये पूरा एक बड़ा सिलेंडर तरीके से दिखाई देगा। अब तेरे को ये कैसा दिखाई देगा? ऐसा। कैसा ऐसा दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा ये तेरे को बड़ा सिलेंडर। और ये क्यू चार्ज कहाँ रखा हुआ है? यहाँ रखा हुआ है। ओके, तो ये क्यू चार्ज कहाँ रखा हुआ है? बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है। अब ये जो नया सिलेंडर बना है इसकी लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ बोल गया, फटाफट बोल 12 होगी। अच्छा, अब ये जो बड़ा सिलेंडर है, क्या ये क्यू चार्ज सिमेट्रिक वे में रखा हो? बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखा हो। इस क्यू चार्ज की सभी तरफ क्या है? शेप की सिमेट्रिक सरफेस है। इस क्यू चार्ज के सभी तरफ क्या है? एक सिमेट्रिक सरफेस है। तो ये सिलेंडर में कैसे कंसीडर कर सकता हूँ? गॉसियन सरफेस में कंसीडर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सर ये क्या है? सिमेट्रिक है। ये क्यू चार्ज के सभी तरफ सिमेट्रिक सरफेस है, इसलिए मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, यानी गॉस को यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। अब इस पूरे सिलेंडर की वजह से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना है? सुनो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, इस पूरे सिलेंडर की वजह से निकलने वाला नेट फ्लक्स बोल फटाफट बोल। पूरे सिलेंडर की वजह से निकलने वाला नेट फ्लक्स बोल, पासिंग नेट फ्लक्स ड्यू टू या फ्रॉम सिलेंडर। बोल भैया फटाफट बोल। फाई नेट इज इक्वल टू पासिंग नेट फ्लक्स बोल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू चार्ज क्यू दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट आंसर एप्सिलॉन नॉट हो गया। बच्चों ये क्या आया है? इस बड़े वाले सिलेंडर की वजह से निकलने वाला। आपको कहां से कहां निकालना है? यहां से यहां। आपको कहां से कहां निकालना है? यहां से यहां। इतने से की बात कर देता, मैंने तो ट्यूशन में तो इतना सा दिया ना, ये तो आपने अपनी तरफ से बनाया। तब देखो, अगर इसे मैं इस सिलेंडर को यहां से कट कर दूं, कट 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 कट, अब इधर और इधर इस क्यू चार्ज के ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिमेट्रिक है, यानी कि जितना फ्लक्स ऊपर पास हो रहा था उतना ही फ्लक्स नीचे पास होगा। जितना फ्लक्स ऊपर की तरफ से पास ऑन हो रहा था उतना ही फ्लक्स फलक तक चल मेरे नीचे भी पास होगा। बोल होगा नहीं होगा? हाँ, ये तो बात सही है सर भाई, जितना ऊपर उतना ही नीचे। अगर टोटल फ्लक्स फाई नेट है तो यहाँ ऊपर कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? अगर टोटल फ्लक्स फाई नेट है तो ऊपर कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? इसका आधा भाई, टोटल से फाई नेट पास हो रहा है, टोटल सिलेंडर से कितना पास हो रहा है? फाई नेट। तो ऊपर वाली सरफेस से कितना हो रहा होगा? 5/2। नीचे वाली सरफेस से भी 5/2। तो अपने को आंसर क्या निकलना यहाँ तक का। सो पासिंग नेट फ्लक्स फ्रॉम half of the surface, half of the cylinder for net, स्पेशली लिख रहा हूँ मैं 4 लेंथ है। हाफ ऑफ द सरफेस का मतलब एल लेंथ का सिलेंडर। यहाँ कितना होगा भाई? फाई नेट का हाफ, फाई नेट का हाफ। तो फाई नेट की वैल्यू बोल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कितना है? यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर कितना था? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन। आंसर कितना था इसका? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन।
यानी इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा था, Q अपॉन 2ε। ठीक है, कैलकुलेट करो। इसी तरीके से मान लो, सुनना, इसी तरीके का एक एग्जांपल हो, वो भी देख लो साथ। अगर यहाँ पर एक क्यूब रखा हुआ है और क्यूब के सेंटर पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पर कोई चार्ज क्यू, ये थोड़ा सा अच्छा बन गया मेरे को। इस ट्यूब के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स बताओ, क्या बोलोगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। भाई सेंटर पॉइंट क्यूब है, क्यूब के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है स्मॉल, ठीक है। अब उस स्मॉल क्यू चार्ज से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना है, 5। मैंने बोला एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये निकालना है, पासिंग फ्लक्स फ्रॉम द शेडेड फेस, यानी इस वाले फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालना है। क्वेश्चन क्या है, पासिंग। तो थोड़ा सा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन से ज्यादा काम आने वाले नहीं, ठीक है। बोर्ड में कुछ पूछ ले तो पूछ ले, बाकी इतना कोई खास पूछा नहीं कर रहा है। पासिंग फ्लक्स फ्रॉम, ये बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर हो रहे हैं अभी, फ्रॉम शेडेड फेस, पासिंग फ्रॉम शेडेड, पासिंग फ्लक्स फ्रॉम शेडेड, यानी इस वाले फेस से पर्टिकुलर इस वाले फेस की बात करो, इस वाले फेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, पासिंग नेट फ्लक्स फ्रॉम क्यू, पासिंग नेट फ्लक्स फ्रॉम क्यू, क्या होगा आंसर, पासिंग नेट फ्लक्स फ्रॉम क्यू, कितना आंसर होगा भाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। बोस को अप्लाई कर दिया आपने डायरेक्ट, हाँ ये तो बात सही है। अच्छा बच्चों, पासिंग नेट फ्लक्स फ्रॉम क्यूब, यानी क्यूब से पासिंग होने वाला नेट फ्लक्स कितना है, 5। क्यूब में कितने स्पेसेस होते हैं, 6 स्पेसेस, यानी कि ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है, ये यहाँ से भी निकल रहा है, ये यहाँ से भी निकल रहा है, ये इस वाले सरफेस से भी निकल रहा है, ये इस वाले सरफेस से भी निकल रहा है, ये इस वाले फेस से भी निकल रहा है, 1 2 3 4 5, और ये कहीं इस वाले फेस से भी निकल रहा है, यानी कि 6 की 6 फेसेस से टोटल निकलने वाला फ्लक्स कितना है। अब सिंपल मैथमेटिक्स आ जाओ, यानी कि ये जो फ्लक्स है ये पासिंग फ्रॉम ऑल 6 फेसेस, ये क्या है, निकलने वाला नेट फ्लक्स पासिंग फ्रॉम 6 फेसेस, यानी कि 6 की 6 फेसेस से टोटल निकलने वाला फ्लक्स कितना है, अब उसने क्या पूछा है, किसी पर्टिकुलर एक फेस की वजह से, भाई टोटल 6 फेस की वजह से आपको पता है कितना निकला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। उसने क्या पूछ लिया, किसी एक सरफेस पर निकलने वाला फ्लक्स, तो क्या करोगे भाई, आपको अच्छे से पता है कि 6 फेसेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना है, 5 नेट। तो एक फेसेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, 5 नेट बाई 6, सिंपल मैथमेटिक्स से भी है। सो 5 इज इक्वल टू 5 नेट बाई 6, 5 नेट की वैल्यू बोलो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साथ में 6 है। तो इस शेडेड फेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। इस शेडेड फेस से निकलने वाला, इस शेडेड फेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्या था, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, ये क्या था ना, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। अब ये तो हो गया बोर्ड लेवल का, अब बोर्ड लेवल पर ही एक क्वेश्चन और लेते हैं क्यूब से रिलेटेड, जो काफी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। क्यूब को ही हम थोड़ा सा आगे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, क्या, अब मैंने अभी तक मैं क्या बता रहा था आपको कि जो चार्ज है वो क्यूब के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखा हो, कहाँ है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखा हो। तो आप क्या करते थे, डायरेक्ट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देते। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या किया, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था बच्चों कि सेंटर पे चार्ज क्यू रखा और आपसे शेडेड फेस का निकलने वाला नेट फ्लक्स पूछो, आपने निकाल दिया आराम से। मैंने कहा ठीक है भैया। अब थोड़ा सा क्या, इस क्यू चार्ज को उठा के किसी वर्टेक्स पे रख दो, किसी कॉर्नर पॉइंट पे रख दो। अब यहाँ पर रखने के बाद आपको क्या निकालना है, दो क्वेश्चन है। पहला निकालना आपको टोटल
पासिंग फ्लक्स ड्यू टू क्यू, यदि ड्यू टू बोला फ्रॉम पासिंग फ्लक्स फ्रॉम क्यू, अगर इस तरीके से किसी कॉर्नर पर मैं फ्लक्स रख दूँ, चार्ज रख दूँ क्यू, तो क्यूब से निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है। दूसरी चीज है दूसरी पासिंग फ्लक्स फ्रॉम शेडेड फेस, शेडेड फेस, दो क्वेश्चन करना है। अब पहले तो मुझे इतना बता दो, फिर सेकंड वाला तो हो जाएगा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कि टोटल पासिंग फ्लक्स फ्रॉम क्यू कैसे करेंगे ये। अब क्या करें, चलिए तो बहुत सोचा हो गया। सुनना क्या ये एक केस बन रहा है, याद है मैंने गाउसियन सरफेस में आपको ऐसा बोला कि अगर कोई भी सरफेस किसी भी चार्ज को क्रॉस कर रही है तो आपसे गाउसियन सरफेस नहीं ले सकते, अभी लिखवा है ना पॉइंट। एक सेम केस बन रहा है, ये सरफेस है और ये सरफेस इस क्यू चार्ज को पॉइंट पर कॉर्नर पर क्रॉस कर रही है, तो ये तो हो नहीं सकती गाउसियन। यानी कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें। सर क्वेश्चन को कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, इसको इस सरफेस को गाउसियन सरफेस बनाना, इस सरफेस को गाउसियन सरफेस बनाना। क्या बता दो, गाउसियन सरफेस बनाना। इससे बदला नहीं लेना, इसमें बदलाव करना है, इस क्वेश्चन में बदला नहीं लेना है, हमें इसमें क्या करना है, बदलाव करना है। अब इस कॉर्नर पर रखा हुआ है दो सोचो, अगर मैं क्यूब की बात करूं, सुनो ये भी मैंने एक क्यूब लिया, ठीक है। अब ये जो क्यूब लिया है, सपोज ये क्यूब ही है ना, इसकी लेंथ टाइप थोड़ी छोटी है, बट मैं मान लो इसे क्यूब है। अब ये जो क्यूब है, इसके इस वाले कॉर्नर पर मैंने चार्ज को रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, इस वाले कॉर्नर पर रखा हुआ है, इस वाले कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो इसमें गाउसियन सरफेस तो अप्लाई नहीं हो सकता। यानी कि सबसे पहले तो मुझे इसे क्या बनाना पड़ेगा, गाउसियन सरफेस। सो गाउसियन सरफेस बनाने के लिए मुझे इसकी चारों ओर सिमेट्रिसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, सिमेट्रिसिटी बनानी पड़ेगी। अब सिमेट्रिसिटी कैसे बना सकता हूँ, अब मैं सिमेट्रिसिटी कैसे बना सकता हूँ, सोचो 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 तुमने क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया। अच्छा सुनो, अब क्या करते हैं, पहले इसी सरफेस इसी कॉर्नर पर इसको टच करते हुए एक और क्यूब रख देता हूँ, सेम लाइन और लेंथ का, सेम साइज का एक और क्यूब, बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल डुप्लीकेट, जैसे वहां रखा था ना सिलेंडर पर, वैसा का वैसा ही एक और क्यूब में यहाँ पर मानने वाले तो आप वैसे भी नहीं, ये रख दिया मैंने, एक और क्यूब रखा, एक दो क्यूब, आजू बाजू, ये कमरा उसका, ये कमरा आपका, सर बस याद नहीं दिला सर। ये दो क्यूब, क्या अभी सिमेट्रिसिटी है, हाँ सर सिमेट्रिसिटी है, देखो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा है, एक इस क्यू चार्ज के इस तरफ भी मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, क्यूब, और इस क्यू चार्ज के इस तरफ भी सेम साइज का क्यूब दिखाई दे रहा है, क्या सिमेट्रिक बन गया। अब एक तो सिमेट्रिक नहीं बना, अगल बगल का तो दिख गया, ऊपर नीचे का कौन देखेगा, देखो इसके नीचे की तरफ तो दो क्यूब और ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं, तो सर ऊपर भी बना दो ना सर, नाराज क्यों होते लो। ऐसा मैंने ऊपर भी बना दिया, सेम साइज का क्यूब इसके ऊपर रख दिए, सेम साइज के दो क्यूब मैंने इसके ऊपर रख दिए, तो जो साइज सेम है ना, मैं बोल रहा हूँ मान लेना, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत शानदार है, तो ड्राइंग ये एक और क्यूब में यहाँ रख देता हूँ, यदि ये एक क्यूब और रख दिया, तो 1 2 3 4, ठीक है सर, मान ली बात को। अब सुन बात, ये क्यू चार्ज इस कॉर्नर पे रखा हुआ, इस कॉर्नर, ठीक है। आपने क्या किया, इसके बगल में एक और क्यूब रखा, क्यूब नंबर 2, इन दोनों क्यूब के ऊपर भी 3 और 4 नंबर का क्यूब रख दिया, 3 और 4। तो अब आपको कैसा दिखाई दे रहा है, क्यूब 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 क्यूब, 4 क्यूब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये कॉर्नर हाइड हुआ, इस क्यू चार्ज के चारों तरफ ऊपर चारों क्यूब रख दिया आपने, है ना, इसके ऊपर भी क्यूब, इसके साइड में भी क्यूब, इसके ऊपर भी क्यूब, है ना। लेकिन क्या ये क्यूब जो है, ये जो चार्ज है, ये हाइड हो चुका है या नहीं, देखो अभी भी
देखो सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं, सुनना सिमेट्रिसिटी की बात। इस क्यू चार्ज के नीचे 2 क्यूब, ऊपर 2 क्यूब, साइड में 2 क्यूब और इधर भी 2 क्यूब। लेकिन बच्चों ये क्यू चार्ज क्या है, कॉर्नर पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, कॉर्नर पे। अगर कॉर्नर पे रखा हुआ है तो इसके पीछे 4 क्यूब, ये कॉर्नर पे रखा हुआ है, यहाँ पर इस कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो इस कॉर्नर के पीछे तो 4 क्यूब है लेकिन आगे कोई 4 क्यूब नहीं है। तो सेम 4 क्यूब में क्या रख दो, इसके आगे रख देता हूँ। सेम चार्ज क्यूब में इसके आगे रख दो, तो चार्ज क्यूब इस क्यू चार्ज के जस्ट आगे रख दिए। जैसे ये 4 क्यूब है, सेम 4 क्यूब लाके मैंने इसके बिल्कुल आगे रख दिए। तो अब ये जो 4 क्यूब, ये जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, सेंटर में। अब ये जो चार्ज है वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो मेरी जो नई शेप बनेगी बच्चों वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये इस तरीके से मुझे क्यू दिखाई देगा और यहाँ पर मुझे ये चार्ज क्यू दिखाई देगा। इस क्यू चार्ज के पीछे की तरफ भी 4 क्यूब है और आगे की तरफ भी 4 क्यूब है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बोलो यार, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए, 8। 4 आगे 4 पीछे 8 क्यूब हो गए। अब बढ़िया सिमेट्रिसिटी दिख रही है, अब बढ़िया सिमेट्रिसिटी दिख रही है, यानी कि ये चार्ज कहाँ हो गया, सेंटर पे हो गया। तो इस बड़े वाले क्यूब की वजह से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, पासिंग नेट फ्लक्स कितना होगा भैया, बोल बोल, पासिंग नेट फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन फाई नेट। पासिंग नेट फ्लक्स ड्यू टू दिस क्यूब कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सर मुझे तो इस क्यूब की वजह से निकालना था, एक क्यूब की वजह से। ये बाकी 7 क्यूब तो आप अपनी मर्जी से लेकर, मैंने थोड़ी लाने को बोला था भाई। तो बच्चों ये क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसकी वजह से, 8वां क्यूब की वजह से नेट फ्लक्स। 8 के 8 क्यूब है, 8वां क्यूब की वजह से कितना फ्लक्स निकल रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फ्लक्स की वजह से पासिंग फ्लक्स फ्रॉम 8 क्यूब्स कितना है, 5 नेट। कितना है, 5 नेट। वेरी गुड सर, वेरी गुड, सही जा रहे हो। तो 1 क्यूब की वजह से कितना नेट फ्लक्स पास होगा भैया, अगर 8 क्यूब की वजह से 5 नेट फ्लक्स पास हो रहा है तो 1 क्यूब की वजह से कितना फ्लक्स पास होगा, 5 नेट बाई 8, 5 नेट बाई 8। 5 नेट की वैल्यू बोल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 8 है। तो पासिंग फ्लक्स फ्रॉम 1 क्यूब इज इक्वल टू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन, यानी इस एक क्यूब की वजह से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 8 एप्सिलॉन। कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, दूसरा इक्वेशन क्या है कि इससे कि अगर ए शेडेड एरिया है, शेडेड फेस है, तो उसकी वजह से कितना फ्लक्स पास होगा। तो सर आपने तो अभी करवाया ये इक्वेशन, क्या अगर होल क्यूब में से पासिंग फ्लक्स कितना है और 6 फेसेस होते हैं, कितने फेस होते हैं, 6, तो पासिंग फ्लक्स क्या होगा, इसकी बात करें। ये ले लिया मैंने 5 ठीक है, 5 क्यूब ले लेता हूँ, 5 क्यूब। तो इस क्यूब की वजह से पास होने वाला फ्लक्स क्या है, 5 क्यूब। वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन। ठीक है, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन का अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। सर ये वही क्यूब है क्या, हाँ मैंने कहा ये वही क्यूब है भैया। ठीक है, ये वही क्यूब, ये तेरा शेडेड एरिया हो गया। इससे निकलने वाला फ्लक्स तेरे को पास हो, से निकलने वाला फ्लक्स तेरे को पास निकालना है। अब तुझे अच्छे से पता है कि 6 पैसेज की वजह से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना है, 5 क्यूब। 6 के 6 पैसेज की वजह से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, 5 क्यूब। तो एक सिंगल फेज की वजह से पास होने वाला
फ्लक्स कितना होना चाहिए 5/6, आंसर कितना आना चाहिए 5/6, यानी कि 6 फेसेस की वजह से 5 कितना फ्लक्स पास होगा, कितना फ्लक्स पास होगा 5/6। ऐसा ही यहाँ गलती है क्योंकि बच्चे ये एक स्पेशल केस है, इसमें ऑल दी 6 फेसेस से जो है फ्लक्स पास नहीं होगा। यहाँ पे जो 6 फेसेस है 6 की 6 फेसेस से फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, देखो ये फ्लक्स साइड में है, ये वाली फेस क्या है साइड में, तो इससे फ्लक्स पास हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। ऊपर वाली सरफेस से फ्लक्स पास होगा क्या, अच्छा आगे वाली सरफेस से हो, इस वाली पीछे वाली सरफेस से भी हो जाएगा 2, ठीक है। नीचे वाली सरफेस से भी फ्लक्स पास होगा। सुनो इस क्यूब के देखो, इस क्यूब के 4 तो ये, और इसी क्यूब के आगे भी मैंने क्या रख रखे हैं 4 क्यूब और रख रखे हैं। इस वाली क्यूब की बात कर रहा हूँ, तो इस क्यूब की अगर इस वाले शेप की बात करें तो इसी के आगे 4 क्यूब और रख रखे हैं, 4 क्यूब और रख रखे हैं। तो ये जो फ्रंट वाले साइड है, इसकी जो फ्रंट वाला फेस, वो तो क्या हो गया हाइड हो गया, वो तो क्या हो गया, वो जो 4 क्यूब रखे हैं, 4 क्यूब कहाँ रखे हैं आपने, वो जो 4 क्यूब रखे हैं वो बिल्कुल इसके आगे रखे हैं। तो इस चौथे वाले क्यूब के बैक साइड से इसका फ्रंट फेस क्या हो गया हाइड हो गया, यानी कि यहाँ से फ्लक्स पास नहीं होगा, ठीक है सर। ऊपर वाले फेस से भी फ्लक्स पास नहीं होगा। अब फ्लक्स कहाँ कहाँ से पास होगा, एक तो इसके साइड वाली फेस से, एक इसके बॉटम वाले फेस से, क्योंकि यहाँ पर आपने कोई भी क्यूब नहीं रखा होगा 2, तीसरा इसके बैक साइड से, क्योंकि बैक साइड पर कोई भी क्यूब नहीं रखा हुआ, तो इसके बैक साइड से भी फ्लक्स पास हो सकता है। यानी कि टोटल कितनी फेसेस से फ्लक्स पास होगा 3 फेसेस से। तो ये जो 5 क्यूब आया है ना, 3 फेसेस के लिए, इसके लिए आया 3 फेसेस, तो आंसर कितना आएगा, तो पासिंग फ्लक्स कितना आएगा 5 फेस इज इक्वल टू 5 क्यूब की वैल्यू बोलो Q/8 एप्सिलॉन नॉट 7 में 3, तो 8 × 3 = 24। तो इस फेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है Q/24 तो इस तरीके से बच्चों आज हम फ्लक्स में इतना ही पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन थे बोर्ड टेबल के, किसके बोर्ड टेबल के। नेक्स्ट क्लास में हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन सोल्व करेंगे कि, और दूसरी बात इससे रिलेटेड कुछ कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन भी हम उसमें 1-2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, वो हम इसमें सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हम तब आज की क्लास यही डिस्मिस करते हैं, तब तक आपके लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, ओके।